हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट क्लास, सेफ एंड साउंड। हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लिया है एंड वी हैव लॉक्ड आवरसेल्फ इन द हाउस। और बाहर की दुनिया से बिल्कुल कनेक्शन हमारा टूटा हुआ है और शायद इसी वजह से हम लोग सेफ हैं। आपको भी छोटी सी एक सलाह ये दूंगा, अपने आप को जितना ज़्यादा अलग रखेंगे भीड़ भाड़ से उतना ज़्यादा आप सेफ एंड साउंड रहेंगे। अच्छा, थैंक्स अलॉट टू एवरीबडी फॉर द ट्रेमेंडस रिस्पांस जो आप लोगों ने मेरे को पिछले वीडियो के लिए दिया था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 6 ऐसी ट्रांजैक्शंस जो अगर आपने गलती कर दी तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना लाजमी है। तो ऐसे केसेस कौन कौन से थे वो मैंने आपको 6 केसेस बताए थे। उनमें से एक केस था उदाहरण के तौर पे कि सेविंग्स अकाउंट में अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा कर दिया, करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा कर दिया, तो बैंक वाले आगे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है और आपको उस नोटिस का फिर जवाब देना होगा क्या आप वो सारा पैसा अपनी आईटीआर में शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आईटीआर के अंदर जो प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप में से कौन को जानना चाहता है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को इसका एक क्यूरियोसिटी दिखाई थी कि आप सीखना चाहते हैं कि प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होगी हमारे आईटीआर फॉर्म्स के अंदर। आप लोग कभी भी मेरे साथ जुड़ना चाहें किसी भी रीजन से तो ये 2 टेलीफोन नंबर आप नीचे देख पा रहे हैं, मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं। इन दोनों नंबर के ऊपर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप्स, टेलीग्राम्स और फॉर दैट मैटर अगर आप मेरे को कॉल करना चाहें, एसएमएस करना चाहें, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आज की बात पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बहुत छोटी सी अनाउंसमेंट है। यूट्यूब के ऊपर हम लोग एक फेस्टिवल लेके आ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूट्यूब फेस्टिवल, अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड है। और ये जो यूट्यूब स्पेशल होगा इसके अंदर मेरा एक सेशन आने वाला है और इस सेशन को हम लोग कल सुबह, हाँ जी आपने मेरे को ठीक सुना, कल 14 मई है, कल सुबह 11 बजे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर जो मई 2021 का था विद सोल्यूशन। आपको अच्छे से पता है कि नवंबर का पेपर और उसके बाद जनवरी 21 का पेपर बहुत मुश्किल आए थे। उनके अंदर कौन कौन सी खास बातें थी, कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नहीं हो पाएंगे डिस्कस फॉर अ रीजन कि एमसीक्यूज अभी तक सी इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं करे हैं एग्जाम के जो एमसीक्यूज हैं, लेकिन उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो सेशन है ये कल फ्राइडे है, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल सुबह 11 बजे का ये सेशन है। इस सेशन को फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस सेशन के लिंक के ऊपर क्लिक करके कल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये सेशन 3 होंगे। कल फ्राइडे है, 14 तारीख है, ईद का भी दिन है। उसके अलावा 15 और फिर 16, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन लगातार हम लोग ये सेशन करेंगे। सेशन होगा लगभग 40-45 मिनट्स के आसपास का। तो वन सेशन विल बी नॉट वेरी लॉन्ग ताकि आप लोग आराम से उसको मैनेज कर सकें। तो 3 सेशन है 45 मिनट्स ईच और इसके अंदर न्यू पेपर जो सी इंटरमीडिएट का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो पुराना सिलेबस है उसके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मेन मुद्दा है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, वो ये है कि हमारा जब आईटीआर फॉर्म्स अगले साल के होंगे, ध्यान रखिएगा इस साल के आईटीआर फॉर्म्स की बात नहीं कर रहे, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर है भाई हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2022-2023। तो 2022-2023 असेसमेंट ईयर जो होगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी इस साल का जो 2021-22 का 21-22 असेसमेंट ईयर का जो हमारा आईटीआर फॉर्म्स है उसके अंदर तो 3 इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारे पास प्री फिल्ड आ रही हैं। कौन कौन सी 3 इंफॉर्मेशन है? पहली इंफॉर्मेशन सैलरी इनकम, दूसरी इंफॉर्मेशन टैक्स पेमेंट्स और तीसरी इंफॉर्मेशन टीडीएस।
तो ये तीन इंफॉर्मेशन तो ऐसी हैं जिनका डिटेल्स ऑलरेडी आईटीआर फॉर्म के अंदर प्री फिल्ड आती हैं जब आप ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म सबमिट करते हैं या फिलअप करते हैं। लेकिन अगले साल से आपके लिए तीन और इनकम प्री फिल्ड आएंगी एसएसपीटीआर में आईटीआर फॉर्म के अंदर। कौन कौन सी है ये तीन इनकम्स? अगर आपने कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया है, ओनरशिप अगर आपने उनकी ट्रांसफर करी है, ध्यान रखिएगा लिस्टेड होना चाहिए, अनलिस्टेड की बात नहीं कर रहे हैं। लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, उन सब की बात हो रही है। तो अगर आप इन सब को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा यहां पे उसके बारे में बात हो रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि साहब कैपिटल गेन्स उनको कैसे पता चलेगा मेरा कैपिटल गेन्स कितना है? बहुत आसान है, जब आप डिपॉजिटरीज के थ्रू, डीमैट के थ्रू, डिपॉजिटरीज में किसी डीमैट के थ्रू अगर आप शेयर्स का सेल परचेस करते हैं तो जब आप शेयर्स को परचेस कर रहे हैं तो उनके पास उसकी कॉस्ट आ रही है, जब आप शेयर्स को सेल कर रहे हैं तब उनके पास उसका सेल प्राइस आ रहा है। वो अपने आप कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करेंगे, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन भी करेंगे। साथ साथ में ध्यान रखिएगा 112A के अगर प्रोविजंस लग रहे हैं तो वो भी लगाएंगे, 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन भी देंगे, उसके बाद आपके टैक्स की कैलकुलेशन भी होगी। लेकिन यहां पे सिर्फ कैपिटल गेन्स के बारे में बात हो रही है, कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स की इंफॉर्मेशन वो दे देंगे। एक प्रश्न आपके मन में आता है, साहब मान लीजिए मैंने एमआरएफ के, मान लेते हैं एमआरएफ के मैंने 50 शेयर्स खरीदे। आप सोच रहे होंगे सर सिर्फ 50, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, एमआरएफ के शेयर्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लगभग 70,000 के आसपास का एक शेयर है। तो आई एम टॉकिंग विद इन माई मीन्स। हो सकता है आपके मीन्स बड़े अच्छे हों, आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत अच्छी हो तो आप इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, बट व्हाट आई एम टॉकिंग विद इन माई मीन्स। तो लेटर से 50 शेयर्स अगर आपने परचेज करे हैं और उसके बाद आप बेचते हैं 10, फिर आप परचेज करते हैं 15 और उसके बाद आप 20 और बेचते हैं। तो अब मन में बात आती है कि साहब डिपार्टमेंट को या हमारे डिपॉजिटरी को कैसे पता चलेगा कि मैंने पहले वाले कौन से बेचे और बाद वाले कौन से बेचे? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, डिपॉजिटरी हमेशा फॉलो करता है आपका फीफो मेथड। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब कभी भी आपका कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा तो जो सबसे पुराना शेयर है उसको सबसे पहले बेचा हुआ माना जाएगा और उसके मुताबिक आपका कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। तो ये वाली बात आपको समझ आती है कैपिटल गेन्स की। दूसरी बात, आपकी स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड है, शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टेड हैं और म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। एंड यू ऑल नो दिस थिंग कि डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया गया है। पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड्स को टैक्सेबल किया गया है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, और जो एग्जम्पशंस मिलते थे उन एग्जम्पशंस को विड्रॉ किया गया। सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के एग्जम्पशंस की बात कर रहा हूं मैं, और ये अब डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल है। तो वट एवर डिविडेंड्स हैव बीन अर्न्ड, इट कैन बी फाइनल डिविडेंड्स, इट कैन बी इंटरम डिविडेंड्स, उसकी इंफॉर्मेशन आईटीआर के अंदर प्री फिल्ड आएगी। तीसरी इंफॉर्मेशन जो इस बार के अमेंडमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो पहले के 3 पॉइंट्स हैं ये तो पिछले साल से भी चलते आ रहे हैं, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं ये इस बार के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं। दीज आर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपिटल गेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं, और अब तीसरा देखिएगा, तीसरा है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। बैंक्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, एनबीएफसी के अंदर अगर आप लोगों ने कोई फिक्स डिपॉजिट्स करवाए हैं, या बैंक्स के अंदर अगर आपने, या पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट चल रहा है तो उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड होगी। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, पिछले साल की रिटर्न सबमिट कर रहा था अपनी वाइफ की, इस साल की नहीं, इस साल की तो भी करनी है। पिछले साल की रिटर्न अपनी वाइफ की फिलअप कर रहा था। एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट पर से स्किप हो गया था, और उसके बाद फिर वहाँ से इंटीमेशंस आए और फिर उसको रेक्टिफाई करना पड़ा एंड सो ऑन, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ा। बट देन अगर ऐसा हो जाए कि इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी प्री फिल्ड आ जाए तो ये छोटी छोटी गलतियां जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक
दूर हो सकते हैं और इससे ITR सबमिट करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा सभी लोगों के लिए। बट देन डर इस बात का है कि डिपार्टमेंट हमारे ऊपर जो नज़र है वो अब और ज़्यादा गड़ा के बैठ जाएगा, उसके पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आगे देखिएगा। और फिर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी होता था कि किसी व्यक्ति के पास 5-6 बैंक्स के अंदर अकाउंट है, वो किसी 2 बैंक्स की डिटेल तो दे रहा है इंटरेस्ट की, लेकिन बाकी की डिटेल नहीं दे रहा। लेकिन अब जब वो प्री फील्ड आ रही है तो प्री फील्ड में तो वो बचा ही नहीं पाएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी। आगे चलता हूं मैं यहां से। ये जो सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं ये है एज पर द लेटेस्ट रूल 114E, और इस 114E के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पहले के 3 पॉइंट तो ऑलरेडी थे, अगले 3 पॉइंट इस बार इन्होंने नए इंट्रोड्यूस कर दिए और मैंने आपको वो समझा भी दिए। कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में होना चाहिए, इंडिया से बाहर वाला है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आएगी, आपको खुद सबमिट करनी पड़ेगी। और कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोगों को सबको अच्छे से आता है। कौन करेगा? या तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज करेगा या डिपॉजिटरी करेगा। ऑब्वियस सी बात है डिपॉजिटरी ही करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे सारे शेयर्स की इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी के पास है। तो जो से भी डिपॉजिटरीज को आप फॉलो कर रहे हैं वो डिपॉजिटरीज के पास आपकी परचेजेज और सेल्स की इंफॉर्मेशन है, कैपिटल गेन्स वो कैलकुलेट करेगा। और मैंने आपको समझा दिया कि वो फीफो मेथड के हिसाब से कैलकुलेशंस करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पुराने शेयर्स को वो सबसे पहले बेचा हुआ मानेगा। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स, अगर म्यूचुअल फंड्स हैं, अब यहाँ पे फिर बात आती है म्यूचुअल फंड्स कौन से, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड। तो मैं ये बोलूंगा कि रूल 114E में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इक्विटी ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, डेट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। आप सबको पता होना चाहिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का जो प्रिंसिपल था 60% वाला, उसको इन्होंने चेंज कर दिया है। नया प्रिंसिपल क्या है अगर आप वो जानना चाहते हैं मेरे को बताइएगा, मैं आपके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। और अगेन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी या स्टॉक एक्सचेंज या आपका डिपॉजिटरी अगेन फीफो मेथड लगाते हुए कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेगा। अगर डिविडेंड इनकम है, चाहे वो इंटरिम हो चाहे वो फाइनल हो, या डीम डिविडेंड है 222A 222B C D E का, तो जो भी डोमेस्टिक कंपनी या जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो जो भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, चाहे वो इंटरिम है, फाइनल है, डीम डिविडेंड है, वो इंफॉर्मेशन सरकार को देगी और उसके बाद आपके ITR फॉर्म के अंदर वो प्रीफिल्ड बेसिस पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने जो भी इंटरेस्ट कमाया, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट से कमाया हो या आपने किसी डिपॉजिट से कमाया हो, फिक्स डिपॉजिट से कमाया हो, तो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस या पोस्ट मास्टर, और अगर आपने NBFC में किया हुआ है तो वहां से सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और डिपार्टमेंट उसे प्रीफिल्ड इन तरीके से आप तक पहुंचाएगा जब आप अगले साल की ITR सबमिट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था असेसमेंट ईयर 2022-2023 के ITR फॉर्म्स के बारे में। इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। आप लोग मेरे को बताइएगा अपना कोई इंटरेस्ट जिसके ऊपर आप अगला वीडियो सुनना चाहते हैं, मेरे को जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूं। टिल द टाइम आई मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को संभाल के रखिएगा, बचा के रखिएगा कोरोना से। बाय बाय।